साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी यातना शिविर। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आइए कहानी सुनते हैं। आजकल बड़ी मुश्किल से तो मेरी आंख लगती है और आधी रात को ये शोर शराबा शुरू हो जाता है। बाप और बेटियां तीनों टीवी को घेर कर बैठ जाते हैं। चुपचाप देखे तब भी कोई बात है, पर टीवी से ज्यादा शोर तो ये लोग मचाते हैं। ये लड़कियां, इन्हें फुटबॉल का क ख भी ना आता है, पर ऐसे चीयर अप करेंगी, ऐसे कमेंट्री करेगी मानो खेल की विशेषज्ञ हो। आवाज से मेरे कान फटने लगते हैं। बेडरूम का दरवाजा बंद भी कर लूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं बाहर आई और रिमोट उठाकर मैंने टीवी बंद कर दिया। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? आज फाइनल है, जानती हो? इन्होंने लगभग मेरे हाथ से रिमोट छीनते हुए कहा। शोर शराबा फिर शुरू हो गया था। ये कोई वक्त है टीवी देखने का? मैंने लगभग चीखते हुए कहा। अब जिस वक्त मैच आएगा तभी तो देखेंगे ना। पूरी दुनिया देख रही है, तुम जैसों को छोड़कर। हाँ, मैं तो हूँ ही सिरफिरी, पर कह देती हूँ, ये आवाजें बंद नहीं हुई तो मेरा दिमाग सचमुच घूम जाएगा। क्यों घूम जाएगा? तनु चीखी। ये तो तुम्हारे लाडले का फेवरेट गेम नहीं है ना? मेरा लाडला? मैं आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। गुस्से के मारे मेरा पूरा शरीर थरथराने लगा। मेरा लाडला तो तुम्हारा कोई नहीं था? था ना, हमारा दुश्मन था। खुद तो मर गया, हमें जीते जी मार गया। तनु प्लीज, अनुजा ने समझाने की कोशिश की, पर वह तनु थी। एक बार बोलने पर आती है तो रुकती थोड़ी ही है। उसी रौ में कहे जा रही थी। कभी मिल जाए तो पूछूंगी जरूर कि भाई साहब मरने की ऐसी भी क्या जल्दी थी। तनु अब बस भी करो। इस बार अनुजा की आवाज थोड़ी सख्त थी। तनु का आवेश थोड़ा कम हुआ, फिर भी उसने बोलना जारी रखा। पापा प्लीज, हमारे कमरे के लिए एक टीवी अलग से ला दीजिए। यहाँ तो पूरे दिन मार्शल लॉ लगा रहता है, एक भी कार्यक्रम हम लोग ठीक से नहीं देख पाते। अरे, पापा कहाँ गए? सच, ये कब उठकर चले गए थे हम में से किसी को पता ही नहीं चला। पापा कहाँ गए? कहाँ जाएंगे? अनुजा ने कहा। स्टडी में बैठे होंगे, अपने स्मार्टफोन पर मैच देख रहे होंगे या ट्रांजिस्टर पर कमेंट्री सुन रहे होंगे। बेचारे पापा, उनका इतना सा सुख भी किसी से देखा नहीं जाता। तनु ने उसास भरकर कहा। चलिए दीदी रानी, कमरे में चला जाए, अपनी नींद ही पूरी कर ले। और दोनों जैसे मुझे अंगूठा दिखाती हुई कमरे में चली गई। टीवी चीखता रह गया। सुबह माहौल में एक तनाव था जो स्वाभाविक ही था, पर उसकी तरफ ध्यान देने की मुझे फुर्सत नहीं थी। चाय, नाश्ता, टिफिन, ये सब तो मेरी ही जिम्मेदारी थी ना, उन्हें तो पूरा करना ही था। नाश्ते की टेबल पर एकदम सन्नाटा सा था। एकाएक इन्होंने कहा, बच्चों, शाम को 5 बजे तक घर आ जाना। क्यों पापा? दिल्ली से कुछ लोग आ रहे हैं। दरअसल अनु के लिए एक रिश्ता देखा है, वे ही लोग आ रहे हैं। मतलब दीदी को देखने आ रहे हैं? पापा, ये देखना दिखाना इज सो इरिटेटिंग। बेटा, इसी बहाने हम भी तो उन्हें देखेंगे। इसे मेल मिलाप का एक जरिया ही समझ लो। मैं तो होटल में व्यवस्था कर रहा था। धत, होटल वोटल में मैं नहीं जाऊंगी। अनुजा ने सख्त नापसंदगी जाहिर की। वे लोग भी घर पर ही आना चाहते हैं। घर पर आने से काफी सारी बातों का पता चलता है। आपका कल्चर, आपका स्टेटस, आपका टेस्ट, सबसे परिचय भी हो जाता है। होटल में सब कुछ फॉर्मल रहता है। तो तनु, बेटा तुम जरा जल्दी आकर चाय नाश्ते का देख लेना, दीदी को भी तैयार कर देना। मैं क्या पहनूं पापा? अनुजा ने पूछा। कुछ भी डिसेंट सा पहन लो, वे लोग दिल्ली वाले हैं। मुझे नहीं लगता कपड़ों के मामले में बहुत कंजर्वेटिव होंगे। अच्छा, मैं निकलता हूँ, शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा। और वे उठ खड़े हुए। मैं प्रतीक्षा ही करती रह गई कि वे मुझे भी शाम के लिए कुछ विशेष हिदायतें देंगे, पर वे तो सब कुछ तनु को सौंप कर रवाना हो गए। गुस्से से फनफना उठी मैं। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। जानती थी कि रात का बदला लिया जा रहा है।
मैंने भी बदला लेने की ठान ली। सोच लिया अब किचन की तरफ झांकूंगी भी नहीं। कोई कुछ पूछेगा भी तो टकासा जवाब दे दूंगी। पर पूरी दोपहर बीत गई, मेरे कमरे में कोई नहीं आया। वादे के मुताबिक शाम को ये ऑफिस से जल्दी आ गए। तनु कमरे में ही उन्हें चाय दे गई, मुझसे पूछा तक नहीं। चाय पीकर ये फ्रेश होने लगे, बाथरूम से लौटकर ये कपड़े बदलने लगे। तब तक मैं सब्र किए रही, पर तैयार होकर जब वे बाहर जाने लगे तो मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कसैले स्वर में पूछा, मेरा बाहर आना जरूरी तो नहीं है ना? तुम्हारी मर्जी। नहीं, मुझे एकदम दरकिनार कर दिया गया है, इसलिए पूछ रही हूँ। आओगी तो अच्छा लगेगा, नहीं तो कह दूंगा बीमार है। आपने सुबह जो तनु से कहा मुझसे नहीं कह सकते थे। जानबूझकर मेरा अपमान करते हैं, यही लड़कियां भी सीख रही है। देखो, इस समय मेरा दिमाग मत खराब करो, पहले मेरी बात का जवाब देते जाइए। तुम्हारी बात का जवाब यह है कि अनुजा की शादी में तुम्हें कितनी दिलचस्पी है, इस बात का मुझे पता नहीं है। वह 24 की हो रही है, एमएससी किए उसे 2 साल हो गए हैं, इधर उधर यूं ही टाइम पास जॉब कर रही है। पर तुम्हें शायद इस बात का एहसास ही नहीं है। तुमने कभी नहीं कहा कि लड़की बड़ी हो रही है, अब उसके लिए लड़के ढूंढना चाहिए। अक्सर तो ये काम माँ ही करती है, और वो लड़की मुझसे पूछ रही है कि पापा मैं क्या पहनूं, जबकि यह बात माँ से पूछी जानी चाहिए। आप सबने तो मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर कर दिया है। क्या कहती और क्या सुनती। तुम खुद ही छिटक कर दूर खड़ी हो गई हो और दूसरों पर दोष मढ़ रही हो। ये घर, ये गृहस्थी, ये लड़कियां और मैं, सब जैसे तुम्हारे है ही नहीं। तुम बस एक रस्म अदायगी करती जा रही हो। कभी फुर्सत से बैठकर सोचना कि तुम्हारी स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। खैर, यह बहस का मुद्दा है, फिर कभी। अभी मेरे पास समय नहीं है, तुम आराम करो। मन तो हो रहा था कि सचमुच आराम ही करती रहूं। जब किसी को मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे ही क्या पड़ी है। पर कई बार घर में काम करने वालों का ही लिहाज करना पड़ता है। वे हर बात को फौरन जग जाहिर कर देते हैं। हमारी महरी ने तो अपने 4-5 बंगलों में बात फैला ही दी है कि जवान बेटे की मौत के बाद से 25 नंबर वाली मैडम थोड़ी सी खिसक गई है। वे लोग अब मुझे विचित्र नजरों से देखते हैं। उन नजरों में सिर्फ सहानुभूति नहीं होती, कौतूहल भी होता है। जब अपने घर में ही इस तरह की उपेक्षा मिल रही है तो बाहर वालों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। मेरा दुख जैसे सिर्फ मेरा होकर रह गया है, औरों को उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक 7 बजे तैयार होकर जब मैं बाहर आई तो तीनों मुझे देखते ही रह गए। मुझे भी लगा कि जोश में आकर मैंने कुछ ज्यादा ही साज श्रृंगार कर लिया है। मेरे सामने अनु इतनी सौम्य लग रही थी और सुंदर भी। मुझे देखकर तनु ने मुंह बिचका दिया। ये कुछ कहने को हुए, फिर चुप हो गए। आजकल मुझसे कुछ भी कहते हुए ये डरने लगे हैं। ना चाहते हुए भी मैं एकदम आबाक हो बैठती हूँ। एक बार मन किया कि कपड़े बदल लूं, पर अब समय नहीं था। वे लोग किसी भी समय आ सकते थे। और लो, घंटी बज ही गई। जब सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर चुके तो परिचय का दौर चला। तनु ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि दीदी चाय वाय लेकर नहीं आएगी, वो काम मैं और गोपाल करेंगे। दीदी ठाट से अपने साथ बैठेगी। सो अनुजा हम लोगों के साथ ही बैठी थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। बातचीत के प्रारंभिक दौर के बाद मेहमानों को नाश्ते के लिए आमंत्रित किया गया। मैंने देखा कि मेरी मदद के बिना भी तनु ने काफी लंबा चौड़ा इंतजाम कर लिया था। डाइनिंग टेबल डोंगों से खचाखच भर गई थी। जैसे ही पहला डोंगा खुला, मेरा तो खून ही जम गया। समोसे, पिछले 4 साल से इस घर में समोसे नहीं बने थे, ना बाहर से आए थे। समझ गई कि तनु की कारस्तानी है, उसने जानबूझकर यह किया है। आज तो उसकी खबर लेनी ही पड़ेगी। लड़की हद से ज्यादा गुस्ताख होती जा रही है। सॉरी आंटी, तनु ने सफाई देते हुए कहा। मम्मी बीमार है, इसलिए नाश्ता बाहर से ही मंगवाना पड़ा। मैंने आज दीदी को किचन में पाँव ही नहीं रखने दिया, और मैं तो इस मामले में एकदम कोरी हूँ। सब ने एक बार फिर गौर से सजी धजी बीमार मम्मी को देखा। संकोच से मैं गड़ ही गई। मैं राह देखती रह गई कि कब ये लोग जाएं और कब मैं तनु को आड़े हाथों लूं, पर मौका ही नहीं मिला।
वे लोग बड़ी लंबी पारी खेले। फिर माँ बाप तो उठकर चले गए। दोनों बेटों को यहीं छोड़ गए। बच्चों की बातें थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। उन लोगों को थोड़ी स्वतंत्रता देने के लिए ये उठकर स्टडी में चले गए। फिर मेरा वहां बैठना अप्रासंगिक लगने लगा। मैं कमरे में चली आई। 5-6 दिन बाद की बात है। उस रात खाने की मेज पर इन्होंने एकाएक कहा, अनु बेटे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने दिल्ली फतेह कर ली। मतलब? अनुजा का अगला प्रश्न था। मतलब उनके यहाँ से हाँ आ गई है ना पापा? तनु किलक उठी और उसने उठकर दीदी को गले से लगा लिया। हाँ बेटा, उनके यहाँ से हाँ आ गई है। अनु, अब तुम अपनी राय भी बता दो ताकि सगाई की तारीख तय की जा सके। दीदी की राय अलग से पूछने की क्या जरूरत है पापा? जरा उनका चेहरा तो देखिए। सचमुच अनुजा का चेहरा एकदम सिंदूरी हो रहा था। हाँ, एक बात और, रामशंकर जी ने कहलवाया है कि अगर ऐतराज ना हो तो वे दोनों डोलियां एक साथ ले जा सकते हैं। आप भी फ्री, हम भी फ्री। धत, मैं उस बांगड़ू से शादी नहीं करूंगी। तनु चिहुकी। ये बांगड़ू मत कहना। हाँ, इंजीनियर है वह। अगले साल यूएस से जाएगा, अगली पढ़ाई के लिए। देखा पापा, अभी सगाई भी नहीं हुई है और उन लोगों की वकालत शुरू हो गई है। वो इंजीनियर या जो भी हो, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। बड़ी मुश्किल से तो तुमसे छुटकारा मिल रहा है। तुम्हारे देवर से शादी कर लूंगी तो वहां जेठानी बनकर तुम मुझ पर रौब झाड़ोगी। बेचारी मैं। ओके ओके, लड़ो मत। वैसे मैंने उनसे पहले ही कह दिया है कि छुटकी हमारी मेडिकल स्टूडेंट है, वह डॉक्टर दूल्हा ही चाहेगी। ये ठीक किया पापा। और पापा, दीदी की शादी के बाद मैं हॉस्टल शिफ्ट कर जाऊंगी। फाइनल है मेरा। टाइम पे टाइम वार्ड ड्यूटी लगती है। घर से जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पढ़ाई की दृष्टि से भी ये ठीक रहता है। फाइनल में करीब सभी हॉस्टल में चले जाते हैं। मतलब दीदी ससुराल चली जाएगी और तुम हॉस्टल चली जाओगी। मुझ गरीब को इस यातना शिविर में अकेला छोड़ दोगी। ऐसे मत करो भाई। हैव मर्सी ऑन मी। यातना शिविर, इस शब्द को सुनते ही लड़कियों ने जिन नजरों से मुझे देखा वह असहनीय थी। कमरे में आने के बाद भी लग रहा था जैसे वे नजरें मेरा पीछा कर रही हो। ये काफी देर तक बाहर बच्चों के साथ हंसी मजाक करते रहे। कमरे में आए तब 11 बज चुके थे। उन्हें लगा होगा मैं सो गई हूँ, इसलिए चुपचाप आकर लेट गए। पर मैं तो भरी बैठी थी, कब से प्रतीक्षा कर रही थी। सुनिए, मैंने कहा। बोलो, उन्होंने उनीदी आवाज में कहा। आज एक बात का फैसला हो जाना चाहिए। अब आधी रात को कौन सा केस लेकर बैठ गई तुम? सो जाओ, सुबह देखेंगे। नहीं, इस बात का फैसला आज और अभी होना चाहिए। हाँ बोलो, कहते हुए ये उठ बैठे। आज मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है। मतलब? मैं इस घर की एक अवैतनिक नौकरानी हूँ या? साफ साफ कहो भाई, आधी रात को बेमतलब का बखेड़ा ले बैठी हो। लड़के वालों की तरफ से हाँ आई थी, यह बात पहले मुझे नहीं बताई जा सकती थी। तुमने पूछा था? मैं चुप रह गई। क्या बोलती? वे ही बोले, उन लोगों को हमारे यहाँ आए इतने दिन हो गए, तुमने एक बार भी जानना चाहा कि उनके यहाँ से क्या जवाब आया? तुमने यह भी नहीं पूछा कि लड़का क्या करता है, उसके पिताजी क्या हैं? मेरे ख्याल से तुम्हें तो लड़के का नाम भी मालूम नहीं होगा। तुमने तो कभी कोई इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। तुम्हें कोई क्यों कुछ बताए? तुम्हारे अहंकार को ठेस लगी है, इसलिए तुम तिलमिला गई हो। वैसे तुम्हें अनुजा की शादी में रत्ती भर भी रस नहीं है। उस दिन तुम उस महिला के पास इतनी देर बैठी थी, क्या उसके परिवार के बारे में कुछ पूछा? क्या तुम्हें पता है कि उनकी बेटी कहाँ ब्याही गई है? उनका अपना पीहर कहाँ है? वह हाउसवाइफ है या नौकरी करती है? कहने सुनने को 100 बातें थी, पर तुमने की ही नहीं। मुंह में दही जमाए बैठी थी। उस दिन समोसे देखकर मेरा दिमाग आउट हो गया था। मैं जानती हूँ तनु ने जानबूझकर यह शरारत की थी और आपकी शह पर की थी। यकीन मानो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। सारा मेन्यू उन लड़कियों ने तय किया था और उन्होंने जानबूझ के किया हो तो उसमें आश्चर्य क्या है?
पिछले 4 सालों में इस घर में समोसा नहीं आया, गाजर का हलवा नहीं बना, क्रिकेट की कमेंट्री नहीं सुनी गई। 4 सालों से हमने तनु अनु का जन्मदिन नहीं बनाया। हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए, होटल में खाना नहीं खाया। 4 साल से हमने एक भी शादी अटेंड नहीं की। एक मुसलसल मातम घर पर छाया हुआ है। बच्चे बगावत पर उतर आए तो आश्चर्य क्या है? यह सब झेलने की उम्र है उनकी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे यह दुख सिर्फ मेरा है और मैं इसे आप सब पर थोपना चाहती हूँ। सुनीता, मैं मानता हूँ यह हम सबका साझा दुख है। इसे हम सब मिलकर झेलते तो शायद यह हल्का हो जाता, पर तुम तो इसे अपनी जागीर बनाकर बैठी हो। तुमने इसे इतना बड़ा इशू बना लिया है कि लोगों को अब तुमसे सहानुभूति नहीं, चिढ़ होने लगी है। मेरे दोस्त घर आने से कतराने लगे हैं। तुम्हारी सहेलियों ने भी किनारा कर लिया है। रिश्तेदार भी बिना मतलब के इधर फटकते नहीं हैं। औरों की बात जाने दीजिए। क्या आप भी मेरे दुख को नहीं समझते? क्या आपके मन पर खरोच नहीं आई है? खरोच? लड़का इतना बड़ा घाव दे गया है कि शायद जिंदगी भर नहीं भरेगा। पर फर्क यह है कि मैं उस घाव को भरने का जतन करता हूँ और तुम उसे हरा रखना चाहती हो। मैं उस दुख को सहलाने की अय्याशी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नौकरी करनी है, 4 लोगों के बीच उठना बैठना है, घर परिवार का ध्यान रखना है, खासकर बच्चियों का मनोबल बढ़ाए रखना है। ये उनकी हंसने खेलने की उम्र है। उन पर यह उदासी की चादर क्यों डाली जाए? सुनीता, हम मरने वाले के साथ मर तो नहीं सकते। जिंदगी अगर बाकी है तो जीना ही पड़ता है। तो फिर उसे सलीके से जीने में क्या हर्ज है? कल को ये लड़कियां ससुराल चली जाएगी तो अपने साथ कुछ अच्छी यादें तो लेकर जाएं। अभी तनु कह रही थी कि दीदी के शादी के बाद वह हॉस्टल चली जाएगी। मैं सोचता हूँ यही ठीक रहेगा। यहाँ तो उसका दम घुट जाएगा। और आपके लिए भी तो यह घर यातना शिविर है। इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे? मैं तो यहाँ रहने के लिए अभिशप्त हूँ। तुमने तो दीन दुनिया छोड़ दी है, पर मैं तो ऐसा नहीं कर सकता ना। और कल को लड़कियां पीछे मुड़कर देखना चाहे तो उनकी नज़र में एक घर तो होना चाहिए ना। पता नहीं क्या हुआ, अचानक मैं फफक कर रो पड़ी। अब क्या हो गया भाई? कहते हुए उन्होंने जैसे ही मेरे कंधे को छुआ, मैं कटे पेड़ सी उनकी गोद में गिर पड़ी। रुलाई के वेग से मेरा पूरा शरीर हिल रहा था और ये मेरी पीठ पर, बालों पर चुपचाप हाथ फेर रहे थे। उनकी यह मौन सांत्वना बड़ी अच्छी लग रही थी। जब जी भरकर रो चुकी तो मैं उठ बैठी। रूंधे गले से मैंने कहा, तो अब अनु भी हमें छोड़कर चली जाएगी? हाँ, और कुछ दिनों बाद तनु भी। यह सृष्टि का नियम है सुनीता। बच्चे किसी के पास नहीं रहते, पंख निकलते ही उड़ जाते हैं। वैसे आज तुम अनु के लिए रोई, बहुत अच्छा लगा। मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारी सारी संवेदना मर चुकी है। इतने दिनों से मैं यह उपेक्षा का नाटक इसलिए खेल रहा था कि पता तो चले कि तुम एकदम पत्थर हो गई हो या तुम में अब भी कुछ स्पंदन, कुछ धुकधुकी बाकी है। मेरी परीक्षा ले रहे थे। हाँ, और तुम उसमें पास हो गई हो। अब बस एक काम करना, जितने दिन बिटिया घर में है उसे खूब दुलार देना, ताकि यहाँ से जाते समय उसके आंचल में अच्छी सी प्यारी सी स्मृतियाँ हों। मैंने बच्चों पर बहुत अन्याय किया है ना। क्या पता वे लोग मुझे क्षमा भी कर पाएंगी कि नहीं। एक बार उन्हें आंख में भरकर तो देखो, सारे गिले शिकवे पल भर में दूर हो जाएंगे। और उन्होंने मुझे आंख में भर लिया। कितने दिनों बाद मैंने इनके स्पर्श में पहले किसी ऊष्मा महसूस की थी। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी यातना शिविर।